Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 13 pass for sure videos. जो NISM series 13 है, NISM कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, उसके हम वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक कवर कर चुके हैं. सो मैं आपको बता दूं NISM का जो 13 एग्जाम है उसमें बेसिकली 3 बुक्स हैं. इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक, करेंसी डेरिवेटिव्स बुक एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बुक. इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक हमने कंप्लीट कर लिया है, आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं. आज से हम एक कम्प्लीटली न्यू बुक की शुरुआत करने वाले हैं जो है करेंसी डेरिवेटिव्स बुक. हाँ जी, आज से हम करेंसी डेरिवेटिव्स बुक के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे. जो 10 चैप्टर्स हैं उसके चर्चा करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. NISM सीरीज 13 की जो करेंसी डेरिवेटिव्स बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी डेरिवेटिव्स. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू करेंसी मार्केट्स. आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे हिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल करेंसी मार्केट्स. मेजर जो करेंसी पेयर्स हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, बेसिक्स ऑफ करेंसी मार्केट, peculiarities in India exchange rate, arithmetic and economic indicators and its impact on currency markets. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. NISM सीरीज 13 की जो बुक है करेंसी डेरिवेटिव्स, उसका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू करेंसी मार्केट्स. इंट्रोडक्शन टू इंडियन करेंसी मार्केट्स. देखिए, जो ट्रेडिंग सबसे पहले जो इनिशियली ट्रेडिंग होती थी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, वो बार्टर सिस्टम के जरिए होती थी, जैसा कि हमको सब पता है. यानी कि गुड्स के बदले गुड्स, एक गुड्स लेके और दूसरा गुड्स हम दे देते थे. दैट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. सो ये होता था वेयर गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर ईच अदर. सो गुड्स एक्सचेंज यहाँ पर होते थे. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? बार्टर सिस्टम की सबसे पहले प्रॉब्लम थी, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ नॉन डिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, कि सर्टेन गुड्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाई गई थी बार्टर सिस्टम की. सो जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, जैसे जैसे मार्केट्स बढ़ी, जैसे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, इकोनॉमीज़ आगे बढ़ी उस हिसाब से, सो जैसे जैसे ये चीज़ें भी आगे बढ़ी. अब जो कॉस्ट थी ट्रांसपोर्टिंग की गुड्स को, वो भी बहुत ज़्यादा थी. जो ट्रेडिंग और डिफ़िकल्टी थी सर्विस करने में, वैल्यू लगाने में एक सर्विस की, तो ये कुछ चीज़ें थी, डिफ़िकल्टीज आती थी बार्टर सिस्टम में. So people tried various commodities also as a medium of exchange ranging from food item to metals. और ये जो प्रोसेस था एवेल्यूएशन का फ्रॉम ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फर्दर प्रोग्रेस्ड इनटू द डेवलपमेंट ऑफ पेपर करेंसी. तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई और ये एक पेपर करेंसी तक बात आके पहुंच गई. लोगों ने जो है गोल्ड को डिपॉजिट्स किया गया, दिया बैंक्स में, और उन्होंने पेपर प्रोमिसिंग नोट लिए गए जिनकी वैल्यू थी, जो उन्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड या कॉइन उनको दिया था. सो इस तरीके से पहले ट्रांजैक्शंस किए गए. और विद टाइम द ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड, और जैसे जब इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, जब लोग अपनी टेरिटरीज से बाहर जाने लगे, तो जन्म हुआ फॉरेन एक्सचेंज का. इट मीन्स दैट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी of one country versus the value of currency of another country or other country. So इस तरीके से बार्टर सिस्टम जब इवॉल्व हुआ, उसके बाद पेपर करेंसी आई. पेपर करेंसी के बाद जब हम इंटरनेशनल जाने लगे ट्रेड करने के लिए, तो जन्म हुआ फॉरेन एक्सचेंज का. तो जैसे कि मैंने बताया, इसका मतलब वैल्यू ऑफ वन करेंसी ऑफ वन कंट्री वर्सेस वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. वेयर देयर इज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, देयर इज नीड टू एक्सचेंज वन ब्रांड for another, and this exchange of two currencies is called foreign exchange. और अगर simple terms में बात करूं, so that is called a foreign exchange or forex, right? So जब भी हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करते हैं, हमें कोई भी आपकी जो सर्विस है, हम जब उसको क्रॉस बॉर्डर होता है, कोई भी गुड्स है, उसको उसको जो दो करेंसीज के बीच में ट्रेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज or simply called forex. During 1944-1970 where countries adopted a system called Bretton Woods system. So इस सिस्टम में क्या होता था? All currency were pegged to USD at a fixed rate and USD value was pegged to gold. With adoption to this service, USD became the dominant currency in the world. So इस सिस्टम के जरिए क्या हुआ? All जितने भी मेजर करेंसीज थी उनको पैक्ड कर दिया गया USD at a fixed rate के जरिए, और USD को पैक्ड कर दिया गया गोल्ड से. ठीक है. इसका असर क्या हुआ इकोनॉमीज़ पे वर्ल्ड में, कि USD जो है ना बहुत डोमिनेंट और पावरफुल करेंसी बन गया इंडिया की, राइट. फाइनली करेंसी बन गया वर्ल्ड की. फाइनली ये जो सिस्टम था उसको सस्पेंड किया गया एंड कंट्रीज अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ फ्री फ्लोटिंग और मैनेज्ड फ्लोट मेथड ऑफ वैल्यूइंग द करेंसी. इसको हटा के फिर सबने जो सिस्टम यूज़ किया, दैट वाज कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग सिस्टम.
एंड डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी थी दे हैव मूव टू अ मार्केट डिटर्मिनेंट एक्सचेंज रेट एंड डेवलपिंग कंट्रीज अडॉप्ट ईदर अ सिस्टम ऑफ पैक्ड करेंसी और अ सिस्टम ऑफ मैनेज्ड रेट। सो जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी वो मूव कर गई मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के, कि मार्केट ही डिटरमाइन करेगा एक्सचेंज रेट क्या है, बाइंग एंड सेलिंग जितनी भी है अब डिमांड एंड सप्लाई ही तय करेगी कि क्या रेट होना चाहिए। अब बात करते हैं मेजर करेंसी पेयर्स की। देखिए द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर्स जो इन द वर्ल्ड हैं वो हैं इज कॉल्ड दी मेजर्स। सो जितने भी करेंसी पेयर्स हैं जो मोस्ट ट्रेडेड है उनको मेजर्स कहा जाता है। अब जो इसमें लिस्ट आती है वो है यूरो की, विच इज कॉल्ड EUR, उसमें US डॉलर आ जाता है, USD, जापानीज येन, JPY, पाउंड स्टर्लिंग जो पाउंड है उसको बोला जाता है, GBP, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर एंड द स्विस फ्रांस। सो इन कंट्रीज का क्या है, दीज करेंसीज फॉलो फ्री मेथड ऑफ वैल्यूएशंस, तो फ्री फ्लोटिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ये यूज करती हैं मेजर करेंसीज। सो ये हैं वर्ल्ड के मेजर करेंसी पेयर्स या मेजर करेंसीज मैं बोल लूँ जो फ्री फ्लोटिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशंस यूज करते हैं। अब बात करते हैं USD की। देखिए जो US डॉलर है इज द मोस्ट वाइडली ट्रेडेड करेंसी इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो USD में ही ट्रेड किया जाता है एंड इट इज द मोस्ट वाइडली ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड, राइट। In part, the widespread use of the US dollar reflects its substantial international role as an investment currency in many capital markets also. So आप देखेंगे वर्ल्ड की जितनी भी कैपिटल मार्केट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट लेती हैं डॉलर में ही, इसलिए बोला जाता है कि दैट इज द इंटरनेशनल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंसी इन मैनी कैपिटल मार्केट्स। रिजर्व करेंसी हेल्ड एट मैनी सेंट्रल बैंक्स, और ये एक तरीके से रिजर्व भी रखा गया है US डॉलर को एट मैनी सेंट्रल बैंक्स, और ट्रांजैक्शन के लिए भी काम आती है इन मैनी इंटरनेशनल कमोडिटीज़ मार्केट ऑल्सो। इंटरनेशनल कमोडिटीज़ अगर आपको उठानी है किसी भी चीज़ में, चाहे वो बेस मेटल से लेके बुलियन से लेके या कोई एग्री कमोडिटीज़ भी हैं, सो उसमें भी USD का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब बात करते हैं यूरो की। लाइक द US डॉलर, द यूरो ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस एंड ओवर द ईयर्स इट हैज़ ऑल्सो emerged एज अ प्रीमियर करेंसी सेकेंड ओनली टू US डॉलर। सो जो यूरो है वो भी बहुत इंटरनेशनली इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है और सेकेंड इसको रेट किया जाता है आफ्टर US डॉलर। JPY, Japanese yen, is the third most traded currency in the world, right? It has a much smaller international presence than US dollar and euro. The yen is very liquid around the world, particularly around the clock. So around the clock and around the world बहुत ही liquid है जापानीज का जो येन है। Smaller international presence है than US dollar and euro की, but again the third most largest traded currency in the world. उसके बाद GBP आ जाता है जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है। Until the end of the World War II के एंड तक जो पाउंड थी बहुत ही पावरफुल करेंसी थी और was the currency for reference also. The nickname cable is derived from the telegrams used to update the GBP USD rates across the Atlantic. So ये भी बहुत एक पावरफुल करेंसी है। Swiss franc CHF is the currency of Switzerland. स्विट्जरलैंड की करेंसी है is the with the symbol of CHF. The Swiss franc है उसका है symbol CHF. It is one of the most stable currencies in the world. ऐसा बोला जाता है, ना ज़्यादा उठापटक नहीं है, ज़्यादा बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। It is one of the most stable currencies in the world and used as a reserve currencies many of the international transactions. So बहुत सारे कुछ international transactions में इसको as a reserve currency भी use किया जाता है। So ये 5 major most traded and most powerful currencies हैं in the world. Overview of international currency markets. देखिए जो international currency market है वो market है जहाँ पे participants या market participants around the world के आते हैं market participants और buying और sell करते हैं करेंसीज को, जहाँ पे करेंसीज में ट्रेडिंग हो रही है, करेंसीज को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है और पूरे और इंटरनेशनल करेंसी मार्केट्स में इंटरनेशनली लोग आते हैं मार्केट करने के लिए और पार्टिसिपेंट्स अराउंड द वर्ल्ड से आते हैं। और ये पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड बैंक हो सकता है, कॉर्पोरेशन, सेंट्रल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हो सकती है, हेज फंड्स हो सकते हैं, रिटेल्स, फॉरेक्स ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, राइट। सो इंटरनेशनल करेंसी मार्केट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है एक तरीके से ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को, इंक्लूडिंग लोन्स, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट एक्विजिशंस एंड ग्लोबल ट्रेड। तो इंटरनेशनल करेंसी मार्केट का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ग्लोबली जो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि लोन्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, कॉर्पोरेट एक्विजिशंस एंड ग्लोबल ट्रेड है, इसको करने में सहायता प्रदान करती है। अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ करेंसी मार्केट्स एंड पेक्युलैरिटीज इन इंडिया। सबसे पहले बात आती है करेंसी पेयर की। देखिए करेंसी पेयर क्या होता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ करेंसी मार्केट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी पेयर्स। जब हमें करेंसी मार्केट्स के बारे में समझना है तो हमें करेंसी पेयर्स को समझना पड़ेगा कि करेंसी पेयर क्या है। वन करेंसी
वन करेंसी टू अनदर करेंसी, इसका एक पेयर होता है। चलिए समझते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए करेंसी मार्केट्स में वाइल इनिशिएटिंग इन ट्रांजैक्शंस, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बाय एंड होल्ड करते हैं, इनिशिएटिंग अ ट्रेड, इफ़ यू बाय वन करेंसी एंड सेल अनदर करेंसी, ठीक है, जिस कोई भी ट्रेड होता है, चाहे वो बाय का ट्रेड है, सेल का ट्रेड है, सेल का ट्रेड है, देयरफॉर सेम करेंसी विल हैव वेरी डिफरेंट वैल्यू अगेंस्ट एवरी अदर करेंसी। तो आज मैं मेरे यूएस डॉलर की वैल्यू रुपीज़ से कुछ और है, ब्रिटिश पाउंड से कुछ और है, इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन की जाती है। और फॉर एन एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएसडी में बी वैल्यूड 78 अगेंस्ट आईएनआर, 78 अगेंस्ट आईएनआर है, बट 115 अगेंस्ट जेबीपीवाई है। सो ये जो पेक्युलैरिटी है मेक्स द करेंसी मार्केट इंटरेस्टिंग एंड रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। अब बात करते हैं बेस करेंसी और कोटेशन करेंसी की। देखिए हर ट्रेड इन दी फॉरेक्स मार्केट, जो एवरी ट्रेड है फॉरेक्स मार्केट में, जो भी ट्रेड है वो एक करेंसी पेयर में होता है, जहाँ पे एक करेंसी को खरीदा जाता है और दूसरी करेंसी को बेचा जाता है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द टू करेंसीज इन अ ट्रेड बाय गिविंग देम अ नेम। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेड बाय गिविंग देम अ नेम। तो हम उनको एक नाम देंगे किस तरीके से करेंसी में ट्रेड होगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ, द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू राइट द BC कोड फर्स्ट फॉलोड बाय द QC कोड। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द टू करेंसीज इन अ ट्रेड बाय गिविंग देम अ नेम। अब किस तरीके से होगा चलिए मैं बताता हूँ। जो दो करेंसीज हैं उनको एक बोला जाएगा बेस करेंसी BC एंड कोटिंग करेंसी QC। सो बेस करेंसी और कोटिंग करेंसी इसमें रहेगा, कोटेशन करेंसी जिसको हम बोलेंगे। The base currency or the BC is the currency that is priced and its amount is fixed generally at 1 unit. So जो base currency होगी वो fixed होगी, उसका amount भी fix होगा। Generally जो quote होता है वो 1 unit पे होता है। और the other currency है which is the quoted currency or the quotation currency which is QC. So जो which prices the BC and its amount varies at the prices of BC varies in the market. सो उसका क्या होगा, तो अदर करेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया QC होगी, जिसका प्राइस विच प्राइसेस द BC, राइट, एंड इट्स अमाउंट वेरीज एट द प्राइस ऑफ BC वेरीज इन द मार्केट। सो जो कोटेड करेंसी है उसका प्राइस कैसे मूव करेगा, जैसे BC का प्राइस मूव करेगा मार्केट में। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से ज़रिए समझने की इसको हम कोशिश करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत क्लियर एग्जाम्पल है। USD INR, फॉर एन एग्जाम्पल USD INR। अब USD क्या है यहाँ पर, वो एक बेस करेंसी है और वो बेस करेंसी फिक्स्ड है, जनरली कोटेड ऑफ 1 USD INR, ठीक है। सो USD इज द बेस करेंसी एंड INR इज द कोटेड करेंसी हेयर। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि बेस करेंसी कौन सी है, कोटेड करेंसी कौन सी है, तो हमें समझना पड़ेगा जब USD INR लिखा है, इट मीन्स USD इज द बेस करेंसी, INR is the quoted currency, and what is quoted in the market is the price of 1 USD expressed in INR. So जो भी quoted है वो किसका प्राइस है, 1 USD का प्राइस है इन expressed in INR। अब कहते हैं ना USD INR की वैल्यू 90 रुपीज़ चल रही है। सो इट मीन्स 90 रुपये का USD है, लेकिन एक USD की कीमत 90 रुपये है, लेकिन वो किस करेंसी में उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस किया गया है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन INR। This is the concept of base and quotation currency. Interbank market and merchant bank market समझता है। देखिए इंटरबैंक मार्केट इज द मार्केट बिटवीन बैंक्स, जहाँ पे डीलर्स कोट प्राइस एट द सेम टाइम फॉर बोथ बाइंग एंड सेलिंग द करेंसी। सो इंटरबैंक मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे डीलर्स कोट करते हैं प्राइस को at the same time for buying and selling the currency. Similarly, dealers in the interbank market quote price for both buying and selling. That is offer two-way quotes. So in majority the merchant markets में क्या होता है, markets are price takers and banks are price givers. अब बात करते हैं two-way quote की। In a two-way quote, the price quoted for buying is called bid price and price quoted for selling is called ask price. So जो buy के लिए जो price बोला गया है which is called आपका ask price जो होता है, सो जो बाइंग जो प्राइस आपका बिड प्राइस बनेगा और जो आपका सेल प्राइस हम बोलते हैं उसको ऑफर प्राइस और आस्क प्राइस उसको बोला जाता है। द बिड प्राइस इज कोटेड फर्स्ट फॉलोड बाय द ऑफर प्राइस। जो लोअर प्राइस होगा वो बिड प्राइस होता है और जो हायर प्राइस होता है वो आपका ऑफर प्राइस होता है। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, देखिए चेंजेस इन द रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम किसी भी करेंसी की जो बात करते हैं, जब उसमें रेट्स चेंज होते हैं, यानी कि करेंसी जो स्ट्रेंथन होती है और करेंसी वीकनिंग होती है वन करेंसी टू दी अनदर करेंसी, इसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन अ सिंगल करेंसी।
वो करेंसी किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में स्ट्रेंथन हो रही है या वो वीकनिंग हो रही है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। सो चेंजेस आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, जैसे कि मैंने आपको बताया, अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। अब बात करते हैं मार्केट टाइमिंग्स की। देखिए इन इंडिया जो मार्केट टाइमिंग है इज ओपन, जो आपकी OTC है, जो ओवर द काउंटर ट्रेड्स मार्केट्स, इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM। इंडिया में करेंसी मार्केट्स जो हैं ट्रेड करती हैं 9 बजे खुल जाती हैं और 5 बजे तक चलती हैं। However, for merchants, the market is open from 9 AM to 4:30 PM and last hour is meant only for interbank dealing of banks for square of excess positions। जो merchants के लिए मार्केट सिर्फ 4:30 बजे तक खुली है, लास्ट की जो है आधे घंटे की मार्केट जो इंटरबैंक डीलिंग्स बैंक्स के लिए रखी गई है टू स्क्वायर ऑफ एक्सेस पोजीशंस। सेटलमेंट डेट और वैल्यू डेट, देखिए अनलाइक करेंसीज फ्यूचर मार्केट, जो करेंसी की जो फ्यूचर मार्केट है, अनलाइक करेंसी फ्यूचर मार्केट्स, जो सेटलमेंट है इन द OTC स्पॉट मार्केट हैपन्स बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ करेंसी। जो आपकी जो OTC स्पॉट मार्केट है, ओवर द काउंटर जो स्पॉट मार्केट है, वहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी ऑफ करेंसी देके ही सेटलमेंट आपकी की जा सकती है। और देखिए जहाँ पे गुड्स की जो नेट सेटलमेंट है, यानी कि जो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स है, दैट इज कॉल्ड नेट सेटलमेंट, और जो ग्रॉस सेटलमेंट है इज कॉल्ड द मैकेनिज्म जहाँ पे आपका ईच काउंटर पार्टी एक्सचेंज द गुड्स ट्रेडेड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका ग्रॉस सेटलमेंट बोला जाता है। एंड व्हेन द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स जहाँ पर सेटल किया जाए, दैट इज कॉल्ड द नेट सेटलमेंट ओनली। एंड देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि स्पॉट वैल्यू डेट, जो स्पॉट डेट है, जो ट्रेड की जो डेट है स्पॉट में, विच इज सेटलमेंट आफ्टर 2 business days। सो आज अगर मैंने ट्रांजैक्शन किया स्पॉट मार्केट में, तो वो उसकी जो ट्रांजैक्शन डेट होगी वो सेटल होगा आफ्टर 2 business days। द प्राइस एट विच सेटलमेंट टेक्स बिफोर द स्पॉट डेट इज डिराइव्ड प्राइस फ्रॉम स्पॉट मार्केट एंड इज नॉट अ ट्रेडेड प्राइस। OTC फॉरवर्ड मार्केट, देखिए जो फॉरवर्ड OTC मार्केट है वो प्रोवाइड कराती है कोर्ट्स को फॉर बुकिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी मैच्योरिटी। आपको कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी मैच्योरिटी का, सो ओवर द काउंटर में आप जाके ट्रेड देख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं किसी भी मैच्योरिटी का। हाउएवर द लिक्विडिटी इज हाई फॉर मैच्योरिटी लेस देन 1 year। जो लेस देन 1 year के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें देखा गया है कि लिक्विडिटी हाई है, एंड बियॉन्ड 1 year द लिक्विडिटी इज लेस। एक्सचेंज रेट, अर्थमेटिक और क्रॉस रेट की बात करते हैं कि क्रॉस रेट क्या है। देखिए फॉर सम करेंसी पेयर्स प्राइसेस जो हैं डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, रादर हम उनको ड्राइव करते हैं बाय क्रॉसिंग द पेयर्स ऑफ द अंडरलाइंग करेंसी प्राइसेस। तो कभी कभी देखा गया है कि कुछ करेंसी पेयर्स डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में, लेकिन उसकी प्राइसिंग पे पहुंचने के लिए हमको क्रॉस रेट बनाना पड़ता है, यानी कि कैसे क्रॉसिंग द पेयर्स और क्रॉसिंग द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग करेंसी पेयर्स हमको करना पड़ता है। क्रॉसिंग द प्राइसेस टू अराइव एट द प्राइस ऑफ द करेंसी पेयर इन्वॉल्व करता है ईदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द अंडरलाइंग प्राइसेस। लेट अस स्टार्ट द कंपटीशन ऑफ क्रॉस रेट यूजिंग द बाय साइड आर्गुमेंट। फॉर एन एग्जांपल, अब ये एक एग्जांपल जैसे समझते हैं, प्राइस ऑफ बाइंग 1 euro इन टर्म्स ऑफ INR। सो 1 euro मेरे को बाय करना है इन टर्म्स ऑफ INR में, एज अंडरस्टूड फ्रॉम अंडरलाइंग करेंसी पेयर द प्राइस ऑफ यूरो इज डायरेक्टली अवेलेबल ओनली इन टर्म्स ऑफ USD। अब जो बात कर रहे हैं हम कि हमें 1 euro निकालना इन टर्म्स ऑफ INR, लेकिन प्राइस ऑफ यूरो इज डायरेक्टली अवेलेबल ओनली इन टर्म्स ऑफ USD। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सेल INR टू बाय द USD। अब हमको INR को बेचना पड़ेगा USD लेने के लिए, एंड फर्दर सेल द USD टू रिसीव टू बाय euro also, right? So it is important to identify this forex conversation path of selling one currency and buy another to calculate the cross rate. This is how we do the cross rate. अब बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। देखिए GDP represents the total market of GDP or gross domestic product is the market value of all the financial goods and services produced in an economy in an year, right? So a GDP growth rate higher than expected means अगर किसी भी इकोनॉमी की GDP growth rate higher है तो it means the relative strengthening of the currency of the country. So GDP growth rate अगर highest आती है, ज़्यादा आती है, तो उसका direct relation है strengthening of the currency of the country, assuming everything else remains the same. So I am assuming everything else remains the same. I am expecting और I am saying कि जो GDP की growth rate है और according to the VIX वो directly align करती है strengthening of the currency of that particular country. Retail sales,
अगेन रिटेल सेल्स इज द इंडिकेटर ऑफ हाउ द स्ट्रॉन्ग इज कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, जब हम ये बात करते हैं कि एक इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी और वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा है, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि एज रिटेल सेल्स नंबर हायर देन एक्सपेक्टेड मे मीन रिलेटिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। सो ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक रिटेल सेल्स के हाई नंबर हायर देन एक्सपेक्टेड नंबर आते हैं, इट मीन्स इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इट इज़ शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ टू द करेंसी ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखिए CPI इज द स्टैटिस्टिकल जो टाइम सीरीज मेजर है और वेटेड एवरेज है प्राइसेस का ऑन स्पेसिफिक सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंज्यूमर्स, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। अब दिस इंडिकेटर मेजर्स लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, की जो इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी में है, प्राइस में किस तरीके से बढ़ रहे हैं प्राइस को, उसको मेजर किया जाता है, which are generally bought by the people. So the indicator measures the level of inflation in the economy. So CPI again is the one of the major economic indicators. Non-farm payrolls, देखिए non-farm payrolls represent the number of jobs added or lost in the economy over the last month, not including jobs related to the farming industry, government job, household jobs and employees of non-profit organizations. So कहने का ये मतलब है कि जो जितनी भी जॉब ऐड हुई हैं, जितनी भी जॉब लॉस हुई हैं इन द इकोनॉमी इन द लास्ट मंथ, दैट इज कॉल्ड नॉन फार्म पेरोल्स। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो फिगर जो है हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और करंट अकाउंट डेफिशिएट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, राइट। सो इस तरीके से ड्यूरिंग दी पीरियड्स ऑफ रिस्क अवर्जन एनी डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिशिएट रिजल्टिंग इन वीकनिंग ऑफ INR। करंट अकाउंट डेफिशिएट मतलब जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी वीकनिंग ऑफ INR, यानी कि हमें एक्सपोर्ट्स ज़्यादा, इंपोर्ट्स हम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम है, और इंपोर्ट जब हम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें गुड्स ज़्यादा हम ले रहे हैं, उन गुड्स को खरीदने के लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलर की पेमेंट करनी पड़ रही है, और इसलिए हमारी जो या किसी भी अदर करेंसी में पेमेंट करनी पड़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड, हमें हमारी एक तरीके से दैट रिजल्ट और द करंट अकाउंट डेफिशिएट हो जाता है, और करंट अकाउंट डेफिशिएट रिजल्ट करेगा वीकनिंग ऑफ INR को। सेंट्रल बैंक मीटिंग एंड की डिसीजंस, देखिए मार्केट आल्सो ट्रैक मिनट्स ऑफ सेंट्रल बैंक मीटिंग्स एंड द की पॉलिसी रिविजंस। जो मार्केट्स हैं वो बड़ी नज़रें लगा के बैठती हैं सेंट्रल बैंक्स की जो कमेंट्री है, सेंट्रल बैंक्स की जो डिसीजंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, जैसे CRR है, कैश रिजर्व रेशो हो गया। और मार्केट्स ऑल्सो लुक फॉरवर्ड की जो प्रोस्पेक्टिव की स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जो प्रोस्पेक्ट है GDP का, उसको भी वो काफ़ी देखती है मार्केट्स, कि किस तरीके से GDP फॉरकास्ट नंबर्स करते हैं और किस तरीके से सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट्स को चेंज करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा की इंडिकेटर हो सकता है। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सैम्पल क्वेश्चंस। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्ड यूरो करेंसी? मैनेज्ड फ्लोट, पैक टू USD, बैक टू गोल्ड और फ्री फ्लोटिंग। तो जैसे कि हमने देखा, यूरो करेंसी इज द फ्री फ्लोटिंग करेंसी। Which of the following is true? Base currency is the first currency of a currency pair. Base currency is the second currency of currency pair. Quoting currency is the first currency of currency pair. Or quoting currency is the, or exchange rate are quoted in per unit of quoting currency. So answer A is correct. Base currency is the first currency in the currency pair. Question 3. Assume you are an exporter and you want to sell USD that you have received as export remittance. The bank quotes a price 70.10 and 75.12 for USD INR. At what price can you sell 1 unit of USD? So देखिए, आपको सेल करना है तो मीन सबसे पहला प्राइस होता है बाय का 75.12, फिर जो 75.12 है वो सेल का प्राइस है। तो अगर आपको सेल करना है तो आपको बाय वाला प्राइस मिलेगा, यानी कि 75.12। और अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यू वांट टू बाय 1 USD, तो अगर आपको बाय करना होता तो आपको सेल वाला प्राइस मिलता है, यानी कि 75.12। तो बाय वाला प्राइस है 75.10 और सेल वाला प्राइस है 75.12। ऐसे होता है बाय और सेल। इफ एनीबडी वांट्स टू बाय, उसको सेल वाला प्राइस मिलेगा, और एनीबडी वांट्स टू सेल, उसको बाय वाला प्राइस मिलेगा। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें बाय करना है तो आप उसको सेल वाला प्राइस देंगे जो सेकंड नंबर पे, और किसी को सेल करना है तो उसको बाय वाला प्राइस होगा, मिलेगा जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है।
सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू करेंसी मार्केट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और करेंसी मार्केट्स का एक ओवरव्यू मिला होगा। इन गोइंग फॉरवर्ड बाकी चैप्टर्स की वीडियोस बनाएंगे एंड आई होप SIF का एग्जाम क्लियर करने में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।